का फर्वर का मतलब होता है जोश, जज्बा, इब्यूलेंट, एक्सट्रीम लेवल की हैप्पीनेस। तो लुक एट द फर्वर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का देखें जज्बा। मेगालोमोनिया या आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्लिम्स सेलिब्रेटेड ईद उल अज़हा विद द ग्रेट फर्वर, बड़े जोश जज्बे के साथ मुसलमानों ने ईद मनाई। फिर मेगालोमोनिया का मतलब होता है डिज़ायर फॉर पावर, इस शख्स को मेगालोमोनिया की बीमारी है, यानी पावर हासिल करने की बीमारी है। तो मल ओवर का मतलब है डीपली सोचना, गौर विचार करना। पांडर ओवर, कोजिटेट, ब्रूड ओवर। तो इनका इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट ब्रूड्स और IMF's न्यू पॉलिसी। IMF ने जो न्यू पॉलिसी दी है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है सोच विचार कर रही है, गौर विचार करे। ब्रूड्स ओवर, कोजिटेट, पांडर ओवर, मल ओवर, तो इन तमाम वर्ड्स का मतलब एक ही है। आर यू गेटिंग मी प्रॉपरली? यस। ये डॉन न्यूज़पेपर में ना, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है 16, 17 के, इन तमाम इम्तिहानात में सवाल आते हैं। बाकी ये नहीं आता वाई का मतलब क्या है, वाट का मतलब क्या है। मैंने खुद SST और PST जॉब में जो पेपर अभी हुए हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, तो मैंने यही वर्ड्स देखे हैं। तो ग्रीक फ़िलासफ़ी के से निकाल के आते हैं, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं टॉपिक प्रीपोजिशन के ऊपर। आज कुछ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, बाकी क्लासेस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारा पढ़ लें एक दिन। अच्छा, प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है, साथ साथ में बता देता हूँ, प्रीपोजिशन सिर्फ नाउन के साथ नहीं आता। प्रीपोजिशन जो है एडजेक्टिव के बाद भी आता है, प्रीपोजिशन वर्ब के बाद भी आता है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन की जो पोजीशन है वो नाउन के साथ होती है, यानी होती इस नाउन के साथ है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन वर्ब के साथ लग रही है, और फॉर एग्जांपल एक वर्ब है काल, काल, और दूसरा है काल। अब देखें, काल मैंने लिखा है ऑफ, और उसके बाद लगाया काल ऑन, और उसके बाद है काल अप। अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे ना, इन तमाम वर्ड्स को अगर जब आप देखेंगे, तो हर वर्ड का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो चेंज होगी। तो जब भी प्रीपोजिशन अगर किसी वर्ड के साथ डिफरेंट सेंस में लगे, यानी डिफरेंट, काल ऑफ का मतलब क्या है, कौन काल? विड्रॉ, विड्रॉ। हाँ, विदड्रा का मतलब किस तरह, विदड्रा का कैसे, हाउ डू यू कॉल ऑफ? गवर्नमेंट कॉल ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम द ग्लेशियर। अब कॉल ऑफ का जो मतलब है मेनली बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल। अब आप इस सिंपली इस्तेमाल करेंगे कि मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ। अब यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि मीटिंग बुलाई गई। अब कॉल के साथ जब आपने प्रीपोजिशन ऑफ लगाया तो इसका मतलब ही चेंज हो गया। कॉल ऑफ का मतलब है पोस्ट मतलब करना, वो कैंसिल कर देना। जैसे क्रिकेट गेम, यानी जो है कॉल्ड ऑफ, वो कैंसिल की गई ओविंग टू हेवी रेन, रेन की वजह से। इसके लिए वो दूसरा वर्ड अबंडन भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फ्रेजल कॉल ऑन, तो इसका मतलब ही होता है, एक तो होता है सिंपली कॉल ऑन का मतलब होता है पे विजिट, पे विजिट यानी किसी को विजिट करना। अब यहाँ पे कोई कैंसिल वैंसिल का सिस्टम नहीं है, ना कोई कॉल ऑन मतलब फ़ोन करना। फॉर एग्जांपल, आई शैल कॉल ऑन यू टुमारो, आई शैल कॉल ऑन यू टुमारो। अब इसका मतलब ये नहीं मैं आपको फ़ोन करूँगा, इसका मतलब है आई शैल पे विजिट टू यू टुमारो।
यानी मैं कल आपके पास आऊँगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लानिंग टू कॉल ऑन कैथरीन टुडे. ही इज़ प्लानिंग टू कॉल ऑन कैथरीन टुडे. यानी ये जो है विज़िट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैथरीन के पास आ जाऊँ. तो कॉल ऑन का मतलब एक तो है पे विजिट, उसके बाद कॉल अप. अब ये जो है वर्ड मतलब अलग से कॉल अप, ये फ्रेजल वर्ब है. कॉल अप मीन, कॉल अप का मतलब होता है बुलाना, समन. समन ये कोर्ट में अक्सर इस्तेमाल होता है. सम मतलब टू कॉल समवन, टू सर्व समवेयर. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कांटेक्ट समन, या किसी के साथ जो है कांटेक्ट किया जाता है बाय फोन. तो इनका एग्जाम्पल भी बता देता हूँ. आई हैव अ लिस्ट ऑफ people to call in the evening या in the morning, वो जो भी है, in the evening या morning. अब मेरे कहने का मकसद सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी वर्ब के साथ है, वर्ब एक है, यानी कॉल एक वर्ब है, लेकिन हमने चेंज किया. एक के साथ ऑफ लगाया, दूसरे के साथ ऑन, तीसरे के साथ अप लगाया. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबका मतलब सेम होगा. मीनिंग चेंज हो रही है, वजह प्रीपोजिशन है. तो याद रखिएगा, हर वर्ड का, हर प्रीपोजिशन का एक्शन जो है वर्ब के साथ हो तो वो चेंज होता रहता है. तो इसी वजह से ये प्रीपोजिशन बड़ा मुश्किल चैप्टर है और इसके लिए थोड़ी मेहनत दरकार होती है. और ये बाकी तमाम तर पार्ट्स ऑफ स्पीच से थोड़ा मुश्किल टारगेट है ना. जैसे फॉर एग्जांपल, लुक आफ्टर, लुक ओवर. लुक ओवर, लुक अप. देखिए ये प्रीपोजिशंस हैं, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में आ जाते हैं. तो लुक आफ्टर का मतलब क्या है? आफ्टर. टेक अप, टेक इनटू. अब देखिए इस तमाम तर वर्ड्स का मतलब अलग से है, सेम नहीं है. तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर. शी विल लुक आफ्टर हर मदर, यानी वो अपनी माँ का ख्याल रखेगी. तो लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर. शी ऑलवेज लुक्स केयर, यानी लुक्स आफ्टर हर मदर. और उसके बाद लुक ओवर, ये प्रीपोजिशन मतलब इसका मतलब अलग से, इसका ये सेम नहीं है. अब लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना. एग्जामिन, प्लीज़ लुक ओवर द मैटर, यानी इस मैटर को एग्जामिन करें कि सही है गलत है. या किसी घर को, वी लुक्ड ओवर द हाउस अगेन बिफोर वी डिसाइड वी रेंट इट. तो ये बात समझ आ रही है आपको, ये प्रीपोजिशन वाली जहाँ. ओके. तो आपने भी ना इस तरह की जो चीज़ें हैं इस तरह तैयार करनी है. और लुकअप, लुकअप का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? लुकअप का मतलब होता है सर्च. प्लीज लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन डिक्शनरी, यानी सर्च द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन डिक्शनरी. उसके बाद वर्ड है टेक आफ्टर. अब यहाँ भी जो टेक आफ्टर है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद ये लेगा. टेक आफ्टर मतलब लुक लाइक, लुक लाइक.
resemble, resemble. फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, यानी वो अपनी माँ जैसी दिखने में लगती है, यानी वो चाहे स्पीकिंग में, देखने में, बॉडी स्ट्रक्चर, वॉट एवर। तो टेक आफ्टर का मतलब है लुक लाइक, रिसेंबल। उसके बाद वर्ड है टेक अप, ये भी फ्रेजल वर्ब है और मैंने सिर्फ प्रीपोजिशन चेंज की है, टेक अप। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है टेक अप? एक तो इसका मतलब होता है कंज्यूम, कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना। आई डोंट वांट टू टेक अप योर टाइम, यानी मैं आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता, यूज़ नहीं करना चाहता, यूटिलाइज नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू टेक अप योर टाइम। और उसके बाद है टेक इनटू, व्हाट है टेक इनटू? देखिए ये अक्सर जो है ना इस्तेमाल होते हैं डॉन न्यूज़पेपर में और पैसी राइटिंग के अंदर। इसी वजह से काफ़ी बच्चे जो है ना फेल होते हैं। तो टेक इनटू का मतलब होता है कंसीडर, प्लीज टेक इनटू दिस मैटर सीरियसली, यानी कंसीडर दिस मैटर सीरियसली। तो ये तरह के फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपको रीडिंग से मिलेंगे। अगर रीडिंग आपकी अच्छी है तो देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। बाकी सिर्फ वर्ड याद करने से कुछ नहीं होगा। और हर वर्ड का आज मैंने एक चीज़ मैंने पढ़ी डॉन अखबार में, एक्सप्लॉइट। अब ये वर्ड है एक्सप्लॉइट, शायद आफरीदी ने कहा था कि एक्सप्लॉइट ऑफ ये जो मोटा प्लेयर है पाकिस्तान का, ये T20 खेल रहा है, नहीं आजम खान, आजम खान। तो आजम खान के बारे में शायद आफरीदी ने कहा कि एक्सप्लॉइट ऑफ आजम खान सो फार। अब यहाँ पे एक्सप्लॉइट दो तीन मतलब होते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी को वायोलेट करना, ये बंदा एक्सप्लॉइट कर रहा है सबको। या एक्सप्लॉइट का मतलब होता है टू डिग आउट, खोदना। अब यहाँ पे जो वर्ड एक्सप्लॉइट है, वहाँ पे जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया था वो उसने इस्तेमाल किया था परफॉर्मेंस के हवाले से, यानी परफॉर्मेंस जो है आज़म खान की, या अचीवमेंट जो है आज़म खान की सो फार। सो फार मतलब टिल, अब तक वो अच्छी नहीं रही है। तो वहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ था एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब होता परफॉर्मेंस या अचीवमेंट को कहते थे। तो वर्ड का इस्तेमाल रीडिंग से बेहतर होता है। तो अगर आप रीडिंग करते हैं तो फिर अंग्रेज़ी मसला नहीं है, अगर रीडिंग को देखते ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है मसला है। अब यहाँ पे अब बढ़ते हैं आज प्रीपोजिशन इन और ऑन, एट। ये तीन प्रीपोजिशन है, इनका यूजेज देखते हैं। ये तीनों प्रीपोजिशन जो है एक तो टाइम के साथ इस्तेमाल होती हैं और दूसरा जो है ये प्लेस के साथ भी इस्तेमाल होती हैं, यानी टाइम, प्लेस, ये तमाम तर वर्ड्स जो है ना मैंने इस्तेमाल किए। तो इन जो है टाइम के साथ किस तरह होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सीज़न, सीज़न, और पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे। और उसके बाद मंथ्स जितने भी होते हैं, मंथ जो होते हैं उनके साथ भी ये इस्तेमाल होता है। और ईयर जो साल होते हैं उसके साथ भी इस्तेमाल होता है। अब सीज़न के साथ जैसे समर, विंटर, हम कहते हैं ना आई शैल विजिट यू इन समर, इन विंटर, या इन ऑटम,
तो ये सीजन्स के साथ ना प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल किया जाता है। इन इज यूज्ड सीजन। पार्ट ऑफ डे का मतलब होता है जैसे आई शैल मीट यू इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग। तो ये सर मंथ्स के साथ इन मार्च, इन फरवरी, इन जनवरी, इन दिसंबर, जितने भी मंथ्स होते हैं उनके साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन जो है टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। ईयर, आई वाज बॉर्न इन 1995, शी इज़ बॉर्न इन 2002। तो अब उसके बाद जो फोर्थ नंबर यूज है जिसका सेंचुरी, सेंचुरी के साथ इस्तेमाल होता है। इन 21st सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी। तो इनके साथ इन का इस्तेमाल होता है। ये नोट्स मेरे पास बने हुए हैं किताब से, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप रीडिंग करना की। ऊपर से स्टेटमेंट है, नीचे एग्जाम्पल बताया हुआ है। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपका माइंड बन जाए कि चीज़ें वाकई इस तरह इस्तेमाल होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी मंथ देखें तो आपने प्रीपोजिशन लगाना, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने इस तरह कहा I shall meet you in next month। अब यहाँ पे जो मंथ है, यहाँ इन आई शैल मीट यू इन, या मार्च, इन नेक्स्ट मंथ, या इन नेक्स्ट मार्च। ये क्या सेंटेंस है ये? नो सर, इन प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये जो नेक्स्ट है ना, ये itself is showing the connection with noun। तो नेक्स्ट, लास्ट, तो एवरी, ये जो है ना पास साथ में प्रीपोजिशन नहीं लगते। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ आई शैल मीट यू इन एवरी मंथ, तो इन एवरी मंथ नहीं होगा, आई शैल मीट यू एवरी मंथ। आई हैड मेट या आई मेट हर इन लास्ट वीक नहीं होगा, आई मेट हर लास्ट वीक। तो इनके साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होते जब आप एवरी, लास्ट, नेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। ये मौजूद है नोट्स, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं ज़रूरी नहीं है इनके साथ ये। अच्छा, उसके बाद जो है प्लेस के साथ इनका इस्तेमाल क्या होता है वो बता देता हूँ। अब जितनी भी इनक्लोज्ड स्पेस होती हैं ना, इनक्लोज्ड यानी जो बंद होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, चेयर्स यहाँ पर पड़ी है, हम कहेंगे चेयर्स आर इन द रूम। अगर आप कहते हैं एक इनक्लोज और एक ओपन स्पेस हो लेकिन वो लार्ज हो, लार्ज एरिया हो, लार्ज एरिया। फॉर एग्जांपल शी लिव्स इन पाकिस्तान, तो इन पाकिस्तान तो के छोटा नहीं है। अगर इस तरह होता शी लिव्स डैश पाकिस्तान डैश कराची, तो आप क्या लगाते? सर इन और 8 का होगा। वेरी गुड। अब इन और 8 का होगा। अब 8 का यूज़ बता देता हूँ कि 8 का क्यों इस्तेमाल होता है। 8 का हमेशा पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो निशानदेही करी जाती है फॉर पर्टिकुलर प्लेस। फॉर एग्जांपल शी विल मीट यू इन पाकिस्तान एट कराची, यानी जनरल से लेके हम पर्टिकुलर की तरफ चले गए हैं। जनरल हो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान की किस पर्टिकुलर एरिया में, कराची में। तो आपने इस तरह कहना। अगर इस तरह हो आई शैल मीट यू इन कराची एट सी व्यू, तो आपने सी व्यू जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस बताई, तो एट सी व्यू होना चाहिए, इन सी व्यू नहीं होगा, ऑन सी व्यू नहीं होगा, क्योंकि यू आर टेलिंग अबाउट द पर्टिकुलर प्लेस। तो इनका इस्तेमाल अक्सर जो है इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल गिलास में पानी है, वाटर इज इन द गिलास, वाटर इज इन टू द गिलास। हाँ, तो इनटू अब किस तरह इस्तेमाल होगा, उसका इस्तेमाल अलग से। इनटू जो है मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ऑन टू भी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो भी आपको बता देता हूँ कि इनका इस्तेमाल किस तरह होता है। और उसी तरह इनसाइड इन में
फर्क होता है। जैसे आपने बताया कि वाटर इज इन द ग्लास, तो वाटर में जो ग्लास में जो वाटर जाहिर होता है, तो वो उसमें इन होता है इस्तेमाल। तो आप क्या कहेंगे, वाटर इज इन द गिलास या वाटर इज ऑन द गिलास? ऑन नहीं है, लेकिन वो जाहिर हो रहा है, तो जाहिर के साथ जैसे कवर्ड कोई चीज होती है तो उसमें लगाया नहीं, ऐसा नहीं है, इन नहीं होगा। अब याद बता देता हूँ, इन जो है स्टैटिक पोजीशन के लिए होता है, और ज़रूरी नहीं है ज़ाहिर हो। अगर आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है आपके पास, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ डैश द बॉक्स, तो आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर तो नहीं हो रहा, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू से? व्हाट इज़ एट द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, इन द बॉक्स या इन टू द बॉक्स? सर इन द बॉक्स। हाँ, इन क्यों लगा रहे हैं? ज़ाहिर तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो इनक्लोज्ड स्पेस के लिए, इनक्लोज स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है पानी ज़ाहिर हो, पानी ज़ाहिर हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनक्लोज स्पेस के लिए यू हैव टू यूज़ इन। और इनटू तब इस्तेमाल होता है जब हम मूवमेंट किसी चीज़ की दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जग है, ठीक है, एक जग है यहाँ पे, और आपको मैं कह रहा हूँ ये जो पानी का गिलास है, पानी डाल दें इसमें, पुट द वाटर इनटू द जग होगा, या पुट द वाटर इन द जग? पुट द वाटर इन टू द जग। अगर मैंने ये कोई बंदा है किसी बड़ी जो है ब्रिज पे खड़ा है, वो वहाँ पे जंप दे रहा है पानी में, लुक एट अ बॉय जंप्स इनटू द वाटर या जंप्स इन द वाटर? इनटू द वाटर। इनटू द वाटर होना चाहिए, हाँ इनटू होगा, क्योंकि इट शोज मूवमेंट, मूवमेंट नज़र आती है। तो इसलिए इस्तेमाल। अच्छा जी, आन का जो इस्तेमाल है, आन का टाइम के साथ भी होता है और आन का प्लेस के साथ भी होता है। इनका यूजेज सारा नोट्स बने हुए मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप ज़रा देख लीजिएगा, हर यूजेज बता हुआ है इसमें। ऑक्सफोर्ड का किताब है, तकरीबन 3000 का है, उसमें चैप्टर है ये प्रीपोजिशन का पूरा, आप उसमें ज़रा देख लीजिएगा। वो किताब आम मार्केट में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। अच्छा, वो टाइम के साथ किस तरह होता है? जैसे डेज़ होते हैं, डेज़ होते हैं मंडे टू फ्राइडे, यानी ये मंडे टू संडे जो भी है। आई शैल मीट यू ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन थर्सडे, लाइक दिस। और उसके बाद टाइम के साथ प्लेस, प्लेस के साथ जो सरफेस के साथ इस्तेमाल होता है, सरफेस। अब वो सरफेस के साथ किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल एक ये बॉक्स है, इसके ऊपर एक कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो कोई अगर चीज़ पड़ी हुई है और स्टैटिक पोजीशन में मूवमेंट नहीं कर रही, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे अन। या कोई टेबल है, टेबल पे कोई गिलास पड़ा हुआ है, आप कहेंगे गिलास इज़ ऑन द टेबल या इन द टेबल? ऑन द, यानी आपने ये सोचना है कि समथिंग विच इज़ अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड ऑन प्रीपोजिशन। तो ऑन का इस्तेमाल अक्सर जो है प्लेस के साथ इस्तेमाल होता है, और इन तमाम प्रीपोजिशन का यूजेज ऑन का डेज़ के साथ, सरफेस के साथ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वो आपको मैं थोड़ा इसलिए ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि वो आपको वैसे भी समझ आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीक़ेकार से लिखा हुआ है, लेकिन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें वक्त के साथ, यानी आधा घंटा दे दें, फिर इसको छोड़ दें, आधा घंटा रेस्ट करें, फिर गो थ्रू विद आधा घंटा, मैंने एकदम सारी चीज़ें ना पढ़ें, कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे। और 8 का जो प्रीपोजिशन का टाइम है, वो 8 एक तो टाइम के साथ भी होता है और प्लेस के साथ भी इस्तेमाल होता है। टाइम के साथ कैसे? ये पर्टिकुलर जो है ना, टाइम के साथ होता है। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल क्लास स्टार्ट्स, हमारा क्लास जो है स्टार्ट होता है 10 PM, तो यहाँ पे क्या होगा? इन 10 PM या एट 10 PM, ऑन 10 PM। 8 लगेगा। हाँ, 8 इसलिए लगेगा क्योंकि इट्स अ पर्टिकुलर टाइम, तो 24 आवर्स का जो पार्ट्स ऑफ टाइम है, तो उसके लिए 8 का इस्तेमाल होता है।
8 9 PM, at 6 PM आर क्लास स्टार्ट्स। अगर इस तरह होता आर क्लास स्टार्ट्स डैश टू क्या मैंने लिख दिया फिर 11, इसमें क्या कौन सा प्रीपोजिशन होगा 10 से लेके अब क्या इस्तेमाल होगा जी, विद इन नहीं होगा। अब यहाँ देखें ना, ये 10 जो है बिगिनिंग है, 10 बिगिनिंग और यहाँ पे एंड है। हाँ वेरी गुड, फ्रॉम और टू होना चाहिए। तो याद रखिएगा जब भी कोई एक्शन बिगिनिंग और एंड के साथ जुड़ा होता है ना, तो उसके साथ फ्रॉम के साथ असी टू यूज़ कंदा आहियूं। तो वी यूज़ फ्रॉम 10 to 11। तो व्हेन यू टॉक अबाउट beginning and end of the time together, you are supposed to use from along with to। तो from के साथ to का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा आपने बड़े गौर के साथ करना है ना। उसके बाद टाइम के साथ तो हो गया कि ये पार्ट ऑफ टाइम के साथ एट इस्तेमाल होता है। और जितने भी मील टाइम होते हैं ना, मील टाइम, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर और इनके साथ एट का इस्तेमाल होता है। आई शैल मीट यू एट लंच, एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर, क्योंकि दीज आर द पर्टिकुलर टाइम, और ये पर्टिकुलर एक टाइम है, इसके लिए हमने इस्तेमाल का एट का इस्तेमाल होना पड़ता है। तो आई शैल मीट यू एट डैश। अच्छा, उसके बाद प्लेस के साथ एट कहाँ होता है, यानी जब आप कोई पर्टिकुलर प्लेस बताते हैं, पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आई शैल मीट यू डैश बस स्टॉप। तो ऑन बस स्टॉप या एट बस स्टॉप। एट इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ का ना बयान करते हैं। देखिए मैं ये जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये मैं ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा डॉन न्यूज़पेपर से, कि ये जो आर्टिकल होता है ना उसमें से बताऊंगा यहाँ पे राइटर ने इन क्यों इस्तेमाल किया, ऑन क्यों किया, एट क्यों किया, और विद इन क्यों किया, अक्रॉस क्यों किया, और लाइक क्यों किया, सो क्यों किया है इस्तेमाल, तो सिंस क्यों इस्तेमाल किया, फार क्यों इस्तेमाल किया है। तो फिर आसान होता है स्पीकिंग करना। अब आते हैं सिंस और फार के साथ यूजेज। सिंस जो है पॉइंट इन टाइम बताता है, पॉइंट इन टाइम, हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, पॉइंट इन टाइम। और फार जो है पीरियड इन टाइम बताता है, पीरियड इन टाइम। अच्छा जी, ये पॉइंट इन टाइम और पीरियड इन टाइम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फार जो है कोई पीरियड बताया जाता है। फॉर एग्जांपल आई हैव बिन वर्किंग हेयर डैश 5 years। और उसके बाद मैंने कहा आई हैव बिन वर्किंग डैश 1995। आई हैव बिन वर्किंग। अब यहाँ पे पहले वाले में क्या होना चाहिए, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड है यानी 5 साल का पीरियड है, तो पीरियड के लिए क्या होता है, फार होगा। और यहाँ पे ये पॉइंट इन टाइम है कि 1995 से इसने कोई एक्शन स्टार्ट किया, यानी बिगिनिंग टाइम है, पीरियड यानी वो टाइम है, तो सिंस से इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक और पॉइंट याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिंस हमेशा प्रीपोजिशन का काम करता है, ऐसा नहीं होता, सिंस कंजक्शन का भी काम करता है। तो फार भी प्रीपोजिशन भी हो सकती है, फार जो है आपका कंजक्शन भी हो सकता है। तो नेवर टेक क्या एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना पॉइंट इन टाइम बताया जा रहा, सिंस
मॉर्निंग कहें सिंस 1995। हाँ, एडवर्ब इस तरह सेंस में होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर अगर पूछा जाए बात, अगर पूछी जाए, तो यू कैन से दैट दिस फ्रेज इज एक्टिंग एज अ एडवर्बल फ्रेज। तो एडवर्बल ऑफ टाइम, तो आपने टाइम बता देना। वो ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं ना कि आपके पास सेंटेंस किस तरह का है। तो सिंस यहाँ पे एज ए कंजक्शन है, ओ प्रीपोजिशन है। अच्छा जी, मैंने ये लिखा आई हैड नॉट मेट हर सिंस शी लेफ्ट कॉलेज। अच्छा, अब बताएंगे सिंस क्या है। यार ये कंजक्शन है। यहाँ पे ये कंजक्शन है, और यहाँ पे कंजक्शन ये किसका काम कर रहा है वैसे? पॉइंट इन टाइम बता रहा है। ये पॉइंट बाय टाइम का टाइम एक्शन बता रहा है, यानी कि जब से उसने कॉलेज छोड़ा है, जब से मतलब है कोई पीरियड ऑफ टाइम होगा, और कोई पॉइंट इन टाइम होगा। फॉर एग्जांपल 2015 होगा, 2018 होगा, 2019 होगा, वट एवर जो भी है। लेकिन यहाँ पे सिंस जो है ना, हमेशा चाहे वो कंजक्शन का काम करे, चाहे वो प्रीपोजिशन का काम करे, लेकिन हमेशा पॉइंट इन टाइम को मेंशन करता है। तो एक और पॉइंट याद रखिएगा, सिंस अगर एज अ कंजक्शन इस्तेमाल होता है तो पहले वाला सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, हेड नहीं होगा। आई हैव लगा लें, तो पहले वाला पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो आप सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे वो सिंपल पास्ट होना चाहिए। ये रेनन मार्टिन की किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ तो ये पेज नंबर बता देता हूँ, 129 पे शायद लिखा हुआ है, या 119 ऐसा है कोई। तो उसका यूजेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ समझ आ रहा है आपको? अच्छा, एक एक किताब है, वो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है ये, तो आई शैल गो थ्रू दिस बुक एज वेल। अच्छा, लाइक जो है, लाइक जो है ना, एक प्रीपोजिशन भी है, एक वो भी है। अच्छा, लाइक अगर हम प्रीपोजिशन को देखते हैं तो ये क्यों इस्तेमाल करते हैं लाइक? और उसके बाद एक दूसरा है वर्ड प्रीपोजिशन है एज। अब देखें, लाइक जो है हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन सिमिलर के लिए। सिमिलर, शी वर्क्स लाइक हर डेट डेट। अब आप मुझे बता सकते हैं लाइक यहाँ पे किसका काम कर रहा है? लाइक का मतलब क्या है? ये अच्छा, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है यहाँ पे? प्रीपोजिशन कंजक्शन है। यहाँ पे ये कंजक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं है। अच्छा, व्हाई इट इज कंजक्शन बताएंगे आप? व्हाई डू वी कॉल इट एज अ कंजक्शन? ये दो क्लासेस को जोड़ रहा है ना आपस में, हर डेड और उससे पहले कंजक्शन है। अच्छा, मैं आपको बात बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अब इसका ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक यूज़ होता है लाइक का। लाइक का बहुत सारे यूज़ होता है, और लाइक के साथ आप हमेशा जो है नाउन का इस्तेमाल किया करें या प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल, ही डज नॉट बिहेव लाइक, ही डज नॉट बिहेव लाइक अदर पीपल। अब यहाँ पे जो लाइक है ना, ये प्रीपोजिशन है। अब लाइक का मतलब होता है सिमिलर टू।
सिमिलर टू, ही डज नॉट बिहेव सिमिलर टू अदर पीपल, यानी जो बाकी लोग बिहेव करते हैं उसकी तरह ये नहीं कर रहा। तो आई विश, अच्छा जी आवाज़ बंद रखें। आई विश आई कुड सिंग लाइक यू। अब यहाँ पे जो लाइक है ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है सिमिलर टू। आई विश आई कुड सिंग सिमिलर टू यू, यानी आपकी तरह। तो लाइक का जब इस्तेमाल करेंगे एज अ प्रीपोजिशन तो इसका मतलब होता है सिमिलर टू, सिमिलर टू। और एज जो है, एज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी की जॉब प्रोफेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं बता देता हूँ, ही वर्क्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ही वर्क्स एज प्राइम मिनिस्टर, ही वर्क्स एज एन इंजीनियर। तो जब आप किसी के बारे के प्रोफेशन को डिस्क्राइब करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, तो आप एज का इस्तेमाल करते हैं। ही इज, ही वर्क्स एज एन असिस्टेंट इन अ लेबोरेटरी, या कहीं भी काम कर रहा है। तो आपने एज का तब इस्तेमाल करना है जब आप किसी के प्रोफेशन को डिस्क्राइब करते हैं। आर यू गेटिंग मी राइट नाउ? और अगर यहाँ स्पेसिफिक लेबोरेटरी का नाम होता फिर एड लिखते ना। हाँ, तो फिर आप एट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन लम्स एट रिसर्च लाइब्रेरी, तो आप इस तरह कहेंगे। तो एज का जो यूज़ है, एज का फ्रेज के साथ भी इस्तेमाल होता है अक्सर। फ्रेज फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो, एज आई टोल्ड दैट, एज आई टोल्ड, एज आई टेल यू। तो वी यूज़ एज इन phrases that refer to something that has already been stated, यानी जो चीज़ आपको पहले कोई बताई जा चुकी है। तो यहाँ पहले आपको इन्फॉर्मेशन है किसी के बारे में, तो आप एज का इस्तेमाल करते हैं। एज यू नो, एज आई टोल्ड। तो इनका इस्तेमाल ना प्रीपोजिशन का तब होता है जब आप किसी के बारे में पहले से उनको पता होता है, अगले बंदे को। तो इनका इस्तेमाल इस तरह होता है। ये नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो आपको ये भी बताऊंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एज जो है पहले ही आ जाए, एज यू टोल्ड। तो इनके साथ भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं सच एज, द सेम एज, द सेम एज, या एज यूजुअल, एज यूजुअल। ये हम जो है ना तब इस्तेमाल करते हैं ये फ्रेजेस के साथ। फॉर एग्जांपल, सम स्पोर्ट्स हैं, फॉर सम स्पोर्ट्स सच एज गोल्फ। तो सच एज का एक मतलब होता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे। तो सच एज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आई रियली लाइक बिल्डिंग सच एज, फॉर एग्जांपल, हिज इनकम इज अबाउट द सेम एज माइन, सेम एज। तो एज यूजुअल अगर पहले लगाएंगे तो फिर कामा डाल के आपने कहना है एज यूजुअल शी गेव मी सम वेरी गुड एडवाइस। तो सम वेरी एडवाइस, सम तब लगाया क्योंकि उसने कुछ तादाद बताया है, यानी एक एडवाइस नहीं। अगर एक एडवाइस होता तो फिर आप क्या लगाएंगे? मुझे इसने एक एडवाइस दी। हाँ, वेरी गुड। तो आप कहेंगे ही गेव एन एडवाइस, नहीं, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। बर्ड इज इन द केज होगा या बर्ड इज ऑन द केज होगा? इन द केज। हाँ, इन द केज लगाना है, क्योंकि वाई डू वी यूज इन?
सर सरफेस तो नहीं है स्पेसिफिक नहीं लोकेशन नहीं 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 लोकेशन सफिशिएंट नहीं है, इनक्लोज्ड है सर। हाँ इनक्लोज्ड है। एज इफ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कौन बताएगा? सर कंडीशन शो करने के लिए। नहीं, इसका मतलब होता है इन वे दैट, इन अ वे दैट, इसका यूजेज होता है इन अ वे दैट। अगर मैं कह रहा हूँ, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ही टॉक्स एज इफ ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट। इन द सब्जेक्ट नहीं होता, ऑन द सब्जेक्ट। ही टॉक्स एज इफ, अब यहाँ पे ही टॉक्स एज इफ ही इज एन एक्सपर्ट। एज इफ का मतलब ही टॉक्स इन अ वे दैट, ये आवाज होगा ना ही टॉक्स एज इफ, सर, जी ये आवाज होगा ना सर, एज इफ के बाद पास्ट टेंस यूज होता है। नहीं नहीं, वाज क्यों होगा, पहले प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल के पहले साथ। नहीं सर, बाद में। नहीं नहीं, ही वाज तब होता जब यहाँ पे टॉक्ड होता, ही टॉक्ड। अगर वहाँ पे सिंपल पास्ट होता ना, फिर आप लगा सकते ही टॉक्ड एज इफ ही वाज एन एक्सपर्ट। तो पहले जब प्रेजेंट सिंपल है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद पास्ट क्यों लगाएंगे जब वो बात ही प्रेजेंट में हो रही है? ही टोल्ड, सर सर यहाँ पे ऑन क्यों लग रहा है प्रीपोजिशन, इन क्यों नहीं लग रहा? इन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज स्पेस नहीं है, ये सब्जेक्ट की बात की रही है, डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात की रही है। अगर वो वहाँ होता, तो ऑन, अच्छा सर ऑन, ऑन स्टेट के लिए भी बोलते हैं, उसको भी यूज करते हैं स्टेट के लिए, जैसे कोई किसी की स्टेट होती है, द फॉर मैंगो इज ऑन डिमांड, नहीं, वो तो डिज़ायर हो गई ना, डिमांड, वो डिमांड स्टेट को तो डिमांड नहीं। इन होगा। खैर ये तो हम जो कलेक्टिव प्रीपोजिशन है, जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होती हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ इनका यूजेज बता रहा हूँ। ऑन द सब्जेक्ट, ये स्टेट की बात नहीं है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के साथ वैसे भी इन नहीं होता। ही इज़ गुड इन इंग्लिश नहीं होता, ही इज़ गुड एट इंग्लिश होता है। यानी वो सब्जेक्ट जब पर्टिकुलर बताया जाता है ना, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स होना चाहिए, ही इज़ गुड एट स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए, ही इज़ गुड एट आईआर होना चाहिए, ही इज़ गुड एट पाकिस्तान अफेयर्स होना चाहिए। इन नहीं होगा। सर ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होते हैं क्या? हाँ, फिक्स्ड हम कल पढ़ेंगे। हाँ, जैसे स्केयर्ड। अब ये ज़रूरी नहीं है फिक्स्ड जो है हमेशा हर जगह पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाई एक प्रीपोजिशन है, डाई। अगर आप डाई फार लगाएंगे तो इसका यूजेज दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा। डाई ऑफ लगाएंगे तो फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगा। तो डाई इन लगाएंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही होगा। डाई फार, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की सेक्रीफाइस के लिए। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो डाई फार का मतलब होता है सेक्रीफाइस करने के लिए। डाई ऑफ जो है डिजीज़ के लिए, कोई बीमारी वगैरह की वजह से इस्तेमाल होता है। शी डाइड ऑफ कैंसर। डाई इन का मतलब होता है कोई एक्सीडेंट होता है ना, शी डाइड इन कार एक्सीडेंट। तो डाई इन, डाई ऑफ, डाई फार, इनका यूजेज हर तरह से अलग से होता है। तो हर वर्ड का यूजेज जब प्रीपोजिशन चेंज होती है ना, तो मानी अलग हो जाती है, सेंस अलग होता है इस्तेमाल। आर यू गेटिंग मी राइट नाउ? यस क्लियर। तो चैप्टर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको थोड़ा टाइम लगता है। और हम फिक्स्ड अलग से पढ़ेंगे, वर्ब के साथ कौन सी फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, एडवर्ब के साथ है, एडजेक्टिव के साथ है। ये जान छुड़ाने वाला नहीं है चैप्टर, इट टेक्स टाइम। तो फिर हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, अगर आप इजाज़त दें अभी।
ओके सर इंशाल्लाह। ओके। सर एक सवाल नोट्स का बताया था आपने वीडियो